हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा। और आज मैं बात करूंगा कृषि कानून से संबंधित विषय के बारे में कि हाल ही में जो सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए हैं उनको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी एडवांटेज है, काफ़ी उसके डिसएडवांटेज हैं और उनको लेकर के काफ़ी किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। तो उनसे संबंधित विषय के बारे में आज हम समझेंगे कि इनके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 3 कृषि कानून हैं। पहले नंबर का जो कृषि कानून है वह कृषि उपज व्यापार, वाणिज्य, संवर्धन और सरलीकरण कानून। इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं कि कृषि उपज, तो इसमें उपज से संबंधित मसले हैं। उपज के साथ साथ व्यापार भी जुड़ा हुआ है। व्यापार, संवर्धन और सरलीकरण। संवर्धन यानी बढ़ाना और सरलीकरण मतलब उसको आसान कर दिया गया है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि कृषि उपज, जो किसान खेती करते हैं उनकी कुछ उपज होती है और वह अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ उपज का कुछ प्रतिशत अपने पास रख लेते हैं और बाकी का मंडियों में, कृषि मंडियों में सप्लाई करते हैं, उसे बेचते हैं। इसके लिए 1960 से एक ऑर्डर चली आ रही है व्यवस्था, जिसे एपीएमसी कृषि मंडी कहते हैं। तो किसान अपनी उपज को लेकर के कृषि मंडी में जाते हैं और वहाँ वह अपनी उपज का मोल भाव करते हैं। उन्हें जो कृषि मंडियाँ रहती हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड रहती हैं, चलाई जाती हैं। और यहाँ जो किसान रहते हैं वह अपनी उपज को डायरेक्ट, जो इंस्टीट्यूशनल बायर है जिसे चाहिए माल, जैसे कि मान लीजिए कोई आशीर्वाद आटा कंपनी है, तो डायरेक्ट उस मालिक को नहीं बेचती है। यह माल कृषि मंडी में ले जाकर के बेचा जाता है और यह कृषि मंडी में कई सारे मिडिल मैन रहते हैं। मिडिल मैन जिसे अड़हातिया कहते हैं। यह कोई बेकार का शब्द नहीं है अड़हातिया, यह सरकार से लाइसेंस प्राप्त व्यवसायी रहते हैं जो आपकी कृषि उपज की क्वालिटी देखते हैं और उस हिसाब से रेट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ ले जाके अभी तक किसान अपनी उपज को बेचता था। अभी हाल ही में जो कृषि कानून आया उसमें सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि यह मिडिल मैन को हटा दिया जाएगा और जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, जो खरीदने वाला मुख्य व्यापारी है, उससे किसानों का डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकेगा। तो यह एक तरह से अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि डायरेक्ट कनेक्शन हो पा रहा है किसानों का, जो बड़े व्यापारी हैं। तो फार्मर के पास ऑप्शन है कि वह इंस्टीट्यूशनल बायर से बार्गेन कर सकता है। तो मान लीजिए अभी जो एमएसपी था गेहूं का वो है 1925 रुपये, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि कम से कम किसानों को इतना वाजिब दाम इस स्पेसिफिक पर्टिकुलर फसल के लिए मिलना ही चाहिए। तो गेहूं का एमएसपी 2020-21 में 1925 रुपये क्विंटल था। तो अड़हातिया जो होते हैं उनकी उपज देख करके, मान लीजिए किसी की गेहूं की गुणवत्ता, गेहूं की क्वालिटी की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है तो वह उसे 1700 रुपये क्विंटल में खरीदता था। और फिर यह जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कोई बड़ी आटा कंपनी है, वह गेहूं खरीदती है तो यह मिडिल मैन से लेती है। सरकार का इसमें क्या कहना है कि मिडिल मैन हटेगा तो किसानों को उनकी जो इनकम है किसानों की, वह डायरेक्ट किसानों के खाते में आएगी। मिडिल मैन क्या करता है, बीच में थोड़ा आपसे कम दाम में लिया और यहाँ जाके उसको ज़्यादा में बेच दिया। तो यह दोनों तरफ से कमीशन हटेगा। ठीक है, यह अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज़ हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो कृषि मंडियाँ रहती थी, तो कृषि मंडी में जो खरीद फरोख्त का यह कार्यक्रम चलता था, यह जो क्रियाविधि होती थी, उसमें 3 से 4% टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। यह 3 से 4% जो टैक्स लगाती थी उसके द्वारा स्टोरेज का सिस्टम, कृषि मंडियों में जो खाद्यान्न सामग्री आ रही है उसमें स्टोरेज का सिस्टम, उसके जो अकाउंटेंट्स रहते थे, इन सारी चीज़ों की
जीविकोपार्जन, एक जीविकोपार्जन उन लोगों का चल रहा था। लेकिन जब डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, जब किसान का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे हो गया, इंस्टीट्यूशनल बायर से, जो मुख्य जिसको उत्पाद चाहिए, जो निर्माता है, तो जब कृषि मंडियां में उपज बेची ही नहीं जाएगी तो यह संस्था क्यों काम करेगी, स्टेब्लिश नहीं रहेगी। और जब यह सरकारी तंत्र विफल हो जाएगा कृषि मंडी का, तो किसान पूरी तरह से दब जाएंगे। ऐसे दब जाएंगे क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, जब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं तो आप सिक्योर रहते हैं। तो यदि मान लीजिए निजी हाथों में सौंप दिया गया और जो बायर है वह बड़ा शक्तिशाली है, ताकतवर है, किसान एक कमज़ोर तबके से आ रहा है, तो शुरू में पूंजीपतियों के हाथ में उनके पास पैसा है, तो वह हो सकता है दाम बढ़ा के लें। और दाम आपको यदि 2000 रुपये आपका समर्थन मूल्य है तो वो 2400 रुपये में आपको बोलें कि हम आपकी फसल 2400 रुपये में ख़रीद लेते हैं। लेकिन यह कुछ समय की बात होगी, उसके बाद डायरेक्ट असर पड़ सकता है, क्योंकि कृषि मंडियाँ इस्टेब्लिश नहीं रहेंगी। किसान सीधा इसे बाईपास करेगा और सीधा अपना इंस्टीट्यूशनल बायर है, जो मुख्य प्रदाता है, मुख्य निर्माता है, उसे बेचेगा। तो वह चीज़ जब आ जाएगी तो इसमें एपीएमसी का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सप्लाई का कार्य ही नहीं चल पा रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। जब वहाँ से कुछ खरीद फरोख्त हो नहीं रही है तो कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इसमें आपका घाटा क्या है? घाटा यह है कि प्राइवेट कंपनियां जब खरीद फरोख्त करेंगी तो एपीएमसी बंद हो जाएगी, एक कृषि मंडी बंद हो जाएगी, ठीक है। और जब सरकारी मंडी में खरीद फरोख्त नहीं होगी तो प्राइवेट इंडस्ट्री हैं या जो ये खरीदने वाला मालिक बैठा हुआ है, वह जो किसान से उत्पाद लेगा उसे बोलेगा कि यदि आप 1400 में दीजिए, 1500 में दीजिए। उसमें सरकारी तंत्र का कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए कि क्या मुद्दे हैं। दूसरे नंबर पे सरकार कह रही है कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी जाकर के बेच सकते हैं। तो इससे पहले भी कभी कोई समस्या नहीं रही है कि सरकार जो इस तरह से अपनी बात रख रही है कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी ले जा कर के बेच सकते हैं। तो इससे पहले भी यही कानून था कि जो किसान हैं वह कहीं पर भी जाकर बेच सकते हैं। इसमें कोई नया सिनेरियो या कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं कर दी गई हैं, यह पहले से ही चला आ रहा था। और पहली बात, यदि किसान अपनी फसल लेकर के जाता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसके स्टोरेज फैसिलिटीज़, इन सब में काफ़ी एक्सपेंडिचर उनमें खर्च आता है। तो कोई किसान यह नहीं चाहता है कि अपनी फसल को अनावश्यक रूप से कहीं दूर स्थान में ले जा सके, क्योंकि मैक्सिमम जो 50 to 60%, यहाँ तक कि 85% छोटे किसान हैं। छोटे किसान से संबंधित जिनके पास लैंड 2 हेक्टेयर से भी कम है, उन्हें छोटे किसान की श्रेणी में रखा जाता है। तो 85% किसान हमारे देश में ऐसे बिलोंग करते हैं जिनके पास कम ज़मीन है। तो वह कैसे बार्गेन कर पाएंगे? अभी एक सरकारी तंत्र है, इसमें आपका एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि सरकार एक मूल्य तय कर देती है, उसी मूल्य पर, उस मूल्य से कम पर आपको आपका जो कृषि उपज है उससे कम में आपका खरीदारी नहीं की जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें घाटे रहेंगी। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, यदि कृषि मंडी नहीं रहेंगी तो वो इस्टेब्लिश नहीं रह पाएगी। सरकारी मंडी जैसे ही विफल हुई तो निजी तंत्र इस पर तेज़ी से हमला बोलेगा, ठीक है। दूसरा जो विधेयक है, कृषि सशक्तिकरण और कृषि सेवा करार विधेयक, तो इसमें क्या किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसे बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक करार हो रहा है, एक अनुबंध हो रहा है। इसमें जैसे मान लीजिए आशीर्वाद आटा कंपनी है, तो आशीर्वाद आटा कंपनी ने किसानों से टाई अप किया, एक करार लिया कि हम आपकी गेहूं को 2400 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे, और किसान ने इसका सहमति दिया। तो यह एक तरह से यह जो दूसरा कृषि कानून है जिसमें कीमत का आश्वासन दिया जा रहा है, यह ठीक कानून है कि इसमें एक करार करा लिया जा रहा है कि आप 2400 रुपये पर क्विंटल में हमें अपनी उपज देंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं?
इसके पहला फ़ायदा तो यही है कि मान लीजिए यदि बम्पर फसल लाई और बहुत सारी उपज हुई, तो ऐसा नहीं कि फिर जब अचानक से उपज बढ़ गई है तो आप पीछे हट जाएं और बोलें कि नहीं आप 1400 रुपये में दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक करार को मान्यता दी गई है। यह किसानों के लिए अच्छी बात है। सेवा करार विधेयक, इसमें मिडिल मैन चला जाएगा और डायरेक्ट करार कर पाएंगे। तो इसमें घाटा लेकिन क्या है? घाटा है कि मान लीजिए पहली बात, किसानों की डिमांड है कि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जोड़ा जाए, कि कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम का करार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ बड़े अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जब एपीएमसी बंद हो जाएगी, कृषि मंडी बंद हो गई, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है कि आप अपने कृषि उपज को जाकर के सरकारी मंडी में बेच सकें। दूसरे नंबर पे सरकार ने, अब जब कृषि करार हो गया है, अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यदि कोई निजी कंपनी है या कोई भी बड़ा जो शेयर होल्डर है, जो किसानों से टाई अप कर रहा है, जो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसने 2400 की जगह 1200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रह जाएगा। सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, उसे नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो इससे निश्चित रूप से किसानों को घाटा होगा। और शुरू में ऑनलाइन कंपनियां आएंगी, उसमें डिस्काउंट देंगी, क्योंकि उनकी फंडिंग अच्छी है, उनके पास पैसा अच्छा है, तो लुभाएंगी। लेकिन जैसे जैसे सरकारी तंत्र विफल होगा, सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो किसानों की मांग है, उसमें किसान यह कह रहे हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह लागू हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहे, जिससे जो प्रदाता है, जो उत्पादक है, वह जब करार करे किसानों से, तो उसमें एक न्यूनतम मूल्य का आश्वासन दे कि इस मूल्य से कम में करार नहीं होना चाहिए, और वह मूल्य का नियंत्रण सरकार द्वारा करे। लेकिन सरकार यह मांग मान नहीं रही है। इसी से संबंधित जो तीसरा कानून है वह होर्डिंग से है, मतलब कि आवश्यक वस्तु सेवा विधेयक। तो आवश्यक वस्तु जो सेवा कानून पारित हुआ है, उसका क्या सिस्टम है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है उसको स्टोरेज नहीं किया जाएगा, एक लिमिटेड, एक जो सीमित दायरे में ही उसका भंडारण किया जाना चाहिए। उसके लिए कानून आया था, और कानून ने कहा था कि आप किसी भी चीज़ को एक नियमित मात्रा में ही स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अभी जो तीसरा कानून ये पारित हुआ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सरकार ने यह अनुमति दे दी है कि ये जो निजी संस्थान हैं, ये जो डायरेक्ट किसानों से बार्गेनिंग करेंगे, वह कितना भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए स्टोरेज का घाटा क्या है। यदि ये पूरा, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी का प्रदाता है और वह किसानों से कुछ सप्लाई खरीदता है और उसे स्टोर करके रख लेता है, तो इससे क्या घाटे आएंगे? पहला घाटा आएगा कि यदि आपने स्टोर करके रखा हुआ है, आज की डेट में जिस चीज़ का भी स्टोरेज आपने किया है उसकी वैल्यू 50 रुपये है, और कल के डेट में वह 150 रुपये हो गया। जब आपके पास वह चीज़ 150 की हो गई, तब उसे निकालेंगे आप। इससे वस्तुओं की जो प्राइस रहेगी वो तो बढ़ेगी ही। दूसरे नंबर पे यदि किसान उसी वक्त में उस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं और वह मांग कर रहे हैं कि हमें 100 रुपये दो, तो आप बोलेंगे नहीं हमें 50 में ही चाहिए, नहीं तो हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है। तो अनावश्यक रूप से यदि जोड़ के रखेंगे तो इस तरह से काला बाजारी बढ़ेगी, उसमें मुनाफाखोरी होगा और दामों में लगातार बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल इस कानून को यदि मैं देखूं, अभी समराइज करूं इस तीनों कानून को, तो पहले कानून में यदि बात आती है कि एपीएमसी को हटा दिया जाएगा, एपीएमसी में जो मिडिल मैन है उसको ख़त्म किया जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा। बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा।
लेकिन इससे सरकारी तंत्र कमज़ोर होगा। जो कृषि मंडियां हैं, जब उसमें खरीद फरोख्त नहीं होगी, उसको टैक्स नहीं मिलेगा, तो उनके जो वर्कर्स हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे और सरकारी तंत्र नहीं रहेगा तो एक आश्वासन खत्म हो जाएगा। किसान तबका एक छोटे परिवार से आता है, उसके लिए उसका उपज ही सब कुछ रहता है। निजी तंत्र के पास शुरू में पैसा है, वह इन्वेस्ट करेगा, वह उसी तरह से प्लान पेश कर सकता है जैसे जियो ने किया है कि हाल ही में शुरू में मार्केट शेयर होल्ड करने के लिए फ्री में प्लान दिए, डेटा अवेलेबल कराए, अपने यूजर्स को कनेक्टिविटी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उन्हें जोड़ा, कंबाइंड किया। और आज के डेट में जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी BSNL है, उसकी कमर टूट गई है। लेकिन आप एक चीज़ आंखें खोलकर समझ लीजिए कि जो निजी तंत्र है, निजी तंत्र कभी भी रूरल इलाकों की तरफ, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनकी तरफ झांक कर नहीं देखेगा। इसलिए नहीं देखेगा रूरल इलाके की तरफ क्योंकि वह अपने हमेशा बेनिफिट को लेकर चलेगा। एक बार उसकी चैन क्लियर हो गई तो कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी नेटवर्क नहीं है, वहां BSNL के नेटवर्क थे, क्योंकि सरकार एक हमेशा प्रॉफिट की तरह काम नहीं करती है। वह जनता के जो योगदान हो सकता है, जनता को जो अच्छे चीज़ें प्रोवाइड करा सकती है, वह करती है। तो इस तरह से यदि पूरी तरह से निजीकरण होगा, यदि निजी संस्थान को सौंपा जाएगा, तो निश्चित रूप से किसानों को घाटा पड़ेगा और किसानों को वो सब करना पड़ेगा जो डिमांड इनके जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, जो उत्पादक हैं, वह इनसे डिमांड करेंगे और इन्हें कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बिल्कुल यह मांग जायज़ जहाँ तक मुझे लगती है। और इसमें यदि आप दूसरे नंबर का जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप शुरू से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसमें साफ साफ यह है कि सरकार या कितने भी कॉन्ट्रैक्ट करें उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार कह रही है कि हम MSP को नहीं हटाएंगे, लेकिन जब आपका रोल कॉल ही नहीं है तो आप MSP को कैसे जोड़ कर रखेंगे? या कि फिर आप जब चीज़ें प्राइवेट हैं तो आप उसका मूल्य तय करने कैसे जाएंगे? तीसरे नंबर की बात है होल्डिंग की, जो स्टोरेज करके माल रखेंगे, उसमें आपने ऐसा कर दिया है कि कितना भी माल स्टोर कर सकते हैं। इससे मुनाफाखोरी तो बढ़ेगा ही। यदि गेहूं का ज़्यादा उत्पादन हुआ और आज अभी कम प्राइस है तो उसका स्टोर करके रख लिया जाएगा, और जब चीज़ों का दाम बढ़ेगा, जब किसान अपनी ज़्यादा मेहनत और उपज लगाएगा उसमें और उसके बाद वो अपनी डिमांड रखेगा, तो आपने स्टोर करके रखा है। आपने जब स्टोर करके रखा है तो आप क्यों देंगे? आप कह देंगे कि हमको इतने में चाहिए, नहीं तो हमारे पास काफ़ी स्टोर है। इससे किसान तबका है वह बड़ा असहाय फील करेगा। तो बिल्कुल ये समझने वाले मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कमेटी गठित की है इस बारे में, जो भी फैसला आएगा। लेकिन इस तरह से नीतियाँ, पॉलिसी यदि आपको करना ही था तो आप कृषि मंडी में रिफॉर्म कर सकते थे, उनमें सुधार की ज़रूरत थी। लेकिन उसे पूरी तरह से निजी संस्करण को थोप देना, निजी उद्योगों को आप कुछ और चीज़ दिखा के कुछ और चीज़ बताना, यह सही नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि मैं एग्जांपल देता हूं कि सरकारी बस का ही, तो सरकारी बसें आप देखेंगे कि कई रूरल इलाकों से होकर गुजरती हैं और उसमें सवारी मिले या ना मिले, लेकिन उनके बेनिफिट का ख्याल रखा जाता है। यदि हम बात करें निजी संस्थान की, तो आप देखिए उनकी फुल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं वह, लेकिन आप रूरल इलाकों में जो गरीब तबका है, जो छोटे से छोटे तबके हैं, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। तो वहाँ सरकार का हाथ बना रहे, यह ज़रूरी है। और इसी के लिए मैं यह वीडियो आपके सामने लेकर आया था। अभी हाल ही में मैंने राजनीतिक दल के बारे में भी वीडियो बनाया था। तो यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी से ना बिलोंग करते हुए उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप भाग लें, राय लें, समझें कि क्या चीज़ें हैं, कैसे किया जा सकता है, तो यह हम सब के लिए बढ़िया होगा और हम भी कहीं ना कहीं भागीदार हो सकते हैं। तो थैंक यू। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।